बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पाती। समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा जिनकी डेली नीयत बदलती है उनका टिकट बदलना आश्चर्य की बात नहीं है। नमस्कार, देश के नंबर 1 डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी में मोदी योगी को हराने की बात करने वाले अखिलेश यादव क्या उम्मीदवारों को लेकर इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि तय नहीं कर पा रहे कि किसे कहां से लड़ाया जाए। सवाल यह भी है कि अखिलेश कंफ्यूजन में है या फिर यह उनकी मजबूरी है कि बार बार उम्मीदवार बदल रहे हैं। क्या मोदी योगी के 80 सीट जीतने के चक्रव्यूह में अखिलेश यादव पूरी तरीके से फंस चुके हैं। यूपी में टिकट बंटवारे पर अखिलेश की पार्टी में घमासान मचा है। करीब 6 सीटों पर अखिलेश ने घोषित प्रत्याशी को बदल दिया, यानी पहले जिसका नाम तय था, जिसका नाम अनाउंस हो चुका था, उसे ही बदल दिया। तो कहीं पर 3 बार उम्मीदवारों के नाम बदल दिए गए। बार बार उम्मीदवारी बदलने पर पार्टी कार्यकर्ता भी नाराज है, जिससे अखिलेश की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। आपको बताते हैं कि किस किस सीट पर अखिलेश यादव कंफ्यूज नजर आए, कहां पर उम्मीदवार बदले हैं या फिर संशय में है कि उम्मीदवार वहां पर कौन फाइनल होगा। सबसे पहले मुरादाबाद की बातचीत कर लेते हैं। पहले एसटी हसन को यहां पर टिकट दिया गया था, ढोल नगाड़े बजाकर उनके नाम का ऐलान कर दिया गया था। फिर एसटी हसन का टिकट काट दिया जाता, ये खबर आ जाती है। रुचि वीरा सामने आ जाती है, जाकर वो नामांकन दाखिल कर देती है। एसटी हसन अब भी कह रहे हैं कि वो रुचि वीरा के साथ खड़े नहीं होंगे क्योंकि उनके लोग नाराज हैं। तो ये स्थिति मुरादाबाद की है। गौतम बुद्ध नगर की बातचीत कर लीजिए। पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया, फिर महेंद्र नागर का टिकट काट दिया। नागर की जगह राहुल अवाना को टिकट दिया, फिर राहुल अवाना का भी टिकट काट दिया और वापस से महेंद्र नागर को फिर से टिकट दे दिया। अब जब महेंद्र नागर को ही टिकट देना था तो काटना और अवाना का नाम कहां से आ गया। बदायूं चलते हैं। धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, फिर चाचा शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया। शिवपाल यादव पहुंच भी गए, लोगों के बीच प्रचार भी करने लगे। फिर खबर आ जाती है कि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव की लॉन्चिंग हो सकती है क्योंकि शिवपाल यादव चाहते ऐसा है। अब कन्नौज आपको लेकर चलते हैं। पहले अखिलेश यादव के लड़ने की खबर आती है, फिर चचेरे भाई तेज प्रताप को लड़ाने की बात आती है। अब खबर आज फिर से नई आ गई है कि दोबारा हो सकता है अखिलेश यादव ये फैसला कर लें कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। मिश्रिक पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया, फिर बेटे मनोज राजवंशी को टिकट दिया। अब राजवंशी की बहू संगीता राजवंशी को टिकट दे दिया। एक ही परिवार में तय नहीं हो पा रहा कि किसको चुनाव लड़ाना है। बिजनौर में पहले यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया, बाद में टिकट काटकर दीपक सैनी को उम्मीदवार बना दिया। मेरठ में पहले वकील भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, अरुण गोविल बीजेपी से वहां पर पहुंच गए तो भानु प्रताप का टिकट अब कट चुका है। अब अतुल प्रधान वहां से सपा के प्रत्याशी। बागपत में पहले मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया, बाद में अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया। खजुराहो ये स्थिति सिर्फ यूपी में नहीं, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। मनोज यादव को टिकट दिया, मनोज यादव का टिकट काट दिया, मीरा यादव उम्मीदवार है। रामपुर में मौलाना मुहिबुल्लाह को टिकट दिया, सपा नेता असीम रजा ने नामांकन भर दिया। एक अलग तरीके की कहानी मुरादाबाद से सटे रामपुर में आपको देखने को मिल जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टिकट तो बदला ही जाता है, ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है। तो भाई एक आध सीट पर हो तो बात समझ में आती है, लेकिन यहां तो पूरी फहरिस्त लंबी है। अखिलेश अपना फाइनल फैसला लेने की बजाय बीजेपी पर हमलावर है। तो बीजेपी ने भी बार बार टिकट बदलने पर अखिलेश यादव की पार्टी पर तंज कसा है। सुनिए। एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी। मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढे। नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढे। लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी इनके पास। जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। अभी से प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए वो भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर को किसी ने फोन किया मध्य प्रदेश से और कहा दीदी सपा ने अपना टिकट बदल दिया। मैंने कहा जिनकी डेली नीयत बदलती है उनका टिकट बदलना आश्चर्य की बात नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भटका हुआ है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 सीटें जीतने जा रही है।
एक तरफ अखिलेश यादव टिकट बंटवारे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से गठबंधन कर दल तो मिल गए, लेकिन शायद दिल अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। क्या यही वजह है कि अखिलेश कांग्रेस से भी दूरी बनाकर चल रहे हैं? अखिलेश कांग्रेस के ना तो उनकी इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और ना ही होली मिलन समारोह में जा रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस के उतारे उम्मीदवार से अखिलेश यादव नाराज है और ये बड़ी वजह बताई जा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल से मुसलमान भी दूरी बना रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने तो राहुल को चिट्ठी लिखकर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप तक लगा दिया। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और हर मंच से विपक्षी दलों पर हमलावर हैं। सुनिए। कि देश के अंदर जो वर्तमान में पूरी चुनावी लड़ाई चल रही है, ये बहुत स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ जातिवाद का नारा देकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ परिवारवाद के आधार पर देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले मोदी जी हैं, जिन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ पूरे देश को एकजुट करने का कार्य किया है। एक तरफ तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले वे लोग हैं जो पर्व और त्योहारों पर बैन करते थे, आपकी कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू लग जाया करता था, और दूसरी तरफ आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, न केवल कांवड़ यात्रा निकल रही है, बल्कि अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करती है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, यह अखिलेश यादव के लिए। सवाल यह भी कि अखिलेश यादव कंफ्यूज है या फिर मजबूर है, सच क्या है? टिकट पर अखिलेश के सामने संकट पार्टी में खटपट के कई जगहों से सामने खुलकर आ रहा है। मोदी योगी का 80 वाला चक्रव्यूह, क्या अखिलेश यादव पूरी तरीके से फंस चुके हैं? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक भाई आपसे शुरू करता हूं। 3 इडियट करके एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। अगर ये गाना सोचिए और सामने अखिलेश यादव का चेहरा रख दीजिए तो ये बड़ा फिट बैठ रहा है। देखिए राकेश जी, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी और यहाँ पर वहां के क्षेत्रीय लोगों से, नेताओं से, बड़े बुजुर्गों से पूछ करके वहां पर टिकट फाइनल होता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि दिल्ली से फरमान जारी हुआ, उत्तर प्रदेश वालों को जानकारी नहीं है कि किसका टिकट होना है, किसका नहीं टिकट नहीं होना है। अरे बाराबंकी वाले जिनका टिकट हुआ तो उन्होंने टिकट क्यों छोड़ दिया? पवन सिंह जी का आसनसोल से टिकट हुआ, उन्होंने टिकट क्यों छोड़ दिया? बदायूं में संघमित्रा मौर्य जी भरे मन से क्यों इतना पपक पपक के रो रही थी? उनका दर्द छलक रहा था। बरेली में छत्रपाल यादव जी कह रहे हैं कि मैं टिकट अपना वापस कर दूं क्या? लोकल हमको यहाँ पर कोई लड़ाने वाला नहीं मिल रहा है, हमको यहाँ कोई लड़ाई नहीं रहा है। तो आप इनसे भी तो बात करिए, इनसे भी पूछिए। हमारे वहां देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हमारे टिकटों का चेंज जो है वो आपसी सबसे पूछताछ करने के बाद, और मान लीजिए ठीक है अगर किसी का टिकट हो गया, अगर वहां पे क्षेत्रीय लोग अगर नाखुश हैं या किसी बात को लेकर के उनको लग रहा है कि इनका चुनाव नहीं चढ़ पा रहा है, तो ठीक है, जाहिर सी बात है, तो सामान्य प्रक्रिया है। तो एसटी हसन का नाम क्या बिना पार्टी के फीडबैक के नाम तय किया गया था? देखिए कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बड़े बुजुर्गों के सम्मान में लिए जाते हैं, मजबूरी में लिए जाते हैं। नहीं सम्मान में लिए जाते हैं, मजबूरी में लिए जाते हैं। या तो आपने पूछ कर नहीं लिया या तो मजबूरी में टिकट। नहीं, अरे अगर आप टोका टाकी करोगे तो मेरी बात है। अरे मैं 1.5-2 मिनट आपको कुछ नहीं बोला भाई, आपने पूरी अपनी बात रखी दीपक भाई। आप क्रॉस की बारी आई तो आप कह रहे हैं मैं टोका टाकी कर रहा हूँ। मैं भाई हमारे वहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, आपका मजबूरी होती होगी बड़े बुजुर्गों के उसका। अरे भाई आपने पहले अपने सुनिए, पहले अपने रिप्लाई में आपने दीपक भाई कहा कि ये बीजेपी जैसी अलोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, हम तो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, पूछकर फैसला लेते हैं। तो मैंने पलटकर पूछ दिया कि भाई एसटी हसन का नाम क्या बिना पूछे तय किया था? मैंने सम्मान का मैंने कहा ना। चलिए सम्मान, चलिए मैं छोड़ देता हूं मुरादाबाद, आगे बढ़ रहा हूं, छोड़ दीजिए।
अरे मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए गौतम बुद्ध नगर का बता दीजिए, जहां नोएडा में मैं मौजूद हूं। पहले महेंद्र नागर को टिकट देते हैं, फिर राहुल अवाना को, फिर उन्हीं महेंद्र नागर को दे देते हैं। इसी को कंफ्यूजन कहते हैं। इसमें हर्ज क्या है? आपके हिसाब से कंफ्यूजन होगा, हमारे हिसाब से क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय लोग हैं। तो या तो आपने पहले फीडबैक नहीं दिया दीपक भाई, या तो आपने पहले फीडबैक नहीं दिया, या तो दबाव काम कर रहा है, और या तो कंफ्यूजन है। कहीं कोई दबाव नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग वहां के क्षेत्रीय लोगों से पूछ करके टिकट फाइनल करते हैं। जिस तरीके से बदायूं में उनका दर्द छलक रहा है भरे मंच पे। अरे बदायूं में तो आपका भी दर्द छलक रहा है। शिवपाल यादव को भेजा गया, पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव। अब शिवपाल यादव कह रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बेटे को चुनाव लड़ा दो। वो सीट वो शिवपाल जी के नाम से दे दी गई। अब शिवपाल जी अपने बेटे को लाना चाहते हो तो इसमें अर्थ क्या है? वो कोई अलग है क्या आदित्य जी? तो पहले धर्मेंद्र यादव को दी गई थी। अरे तो धर्मेंद्र यादव जी का आप पार्टी में ही नहीं तय, आप अपने घर परिवार में ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को भेजे कि शिवपाल यादव को भेजे। अच्छा बाराबंकी सीट क्यों बदली गई? अरे भाई मैं आपकी बात पूछ रहा हूं ना। अरे दीपक भाई, मैं आपकी पार्टी की, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? आपने जो भी सवाल किए मैं उन सवालों का सम्मान करता हूं। वो सवाल मनीष भाई के हिस्से के, वो जवाब दे देंगे। आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना। फिर मैं मनीष भाई से पूछ रहा हूँ कि हाँ, तो मनीष भाई के पास जाऊंगा, ठीक है। आपकी सारी बातें नोटिस हो गई, और मैं मनीष भाई से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं सीधे उनसे ये कह दूंगा कि दीपक रंजन के सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अरे भाई, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार नहीं क्या किसी को? तो मैं तो कह तो रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो लगातार। दीपक रंजन जी, मैं कह रहा हूं बाकायदा सवाल का अधिकार है, और मैं आपके सारे सुनिए मैं आपकी समस्या का हल कर देता हूं। मैं मनीष भाई से पूछ रहा हूं। अरे सुनिए दीपक रंजन, मनीष भाई, दीपक रंजन के सारे सवाल आप मेरे सवाल समझकर जवाब दीजिएगा। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन दीपक भाई मैं फिर कह रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दो सवाल है मेरे से। एक तो बदायूं में आदरणीय संघमित्रा मौर्य जो सिटिंग सांसद है, पपक के क्यों रोई? एक महिला है, रोते हमें अच्छा नहीं लगा देखते हुए। ठीक है। और ये बाराबंकी का टिकट क्यों बदला गया? चलिए ठीक है, इसका जवाब वो देंगे। पहले मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। मुरादाबाद में पूछ के नहीं तय किया था, नोएडा में पूछ के तय नहीं किया था, मेरठ में क्या पूछ के तय नहीं किया था, खजुराहो में क्या पूछ के तय नहीं किया था, रामपुर में क्या हो गया, बिजनौर में क्या हो गया? राकेश पांडे से पूछ के नहीं तय किया गया था। अरे मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे से पूछ के तय करिए भाई। आप अपने में तो तय कर लीजिए। आप अपने परिवार में, अखिलेश यादव अपने परिवार में सहमति नहीं बना पाए कि धर्मेंद्र यादव को भेजना है कि शिवपाल यादव को भेजना है। चलिए शिवपाल यादव चाहते हैं कि बेटा चुनाव लड़ जाए, तो एक ही बार आदित्य यादव का ही नाम हम अनाउंस कर दे। परिवार पे मत आइए, जिसका परिवार है हमारे समाजवादियों का परिवार है। अरे मैं कोई परिवार पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई परिवार पर नहीं जा रहा हूँ, ना मेरा कोई शौक है जाने का। परिवार में क्या है क्या नहीं, हमारा परिवार है, इसलिए हमारा एक मैं सिर्फ कह रहा हूं कि परिवार में सहमति होती है, वो सहमति नहीं दिखी है। और ये परिवार से बाहर की बात निकल गई जब लोग जाते हैं चुनाव में लड़ने के लिए, तो सिर्फ परिवार के लोग वोट नहीं डालते हैं। दीपक रंजन, अगर बदायूं में पहुंचे तो बदायूं की जनता वोट करेगी। अरे बदायूं की संघमित्रा मौर्य का है, ये नहीं होगा कि सिर्फ हमारे परिवार के ही लोग वोट करें। एक महिला चलिए मनीष भाई ये अपने कंफ्यूजन पर जवाब नहीं देंगे। ये कह रहे हैं गड़बड़ी आपके अंदर है। संघमित्रा मौर्य क्यों रो रही थी, उसका जवाब ये चाहते हैं आपसे। बाराबंकी के देखिए राकेश जी, सभी बातों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है कि 80 की 80 सीट जिताना है, और ये बात अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी को समझ में आ गई है। जिस तरीके से 2014 के बाद जाति, धर्म और परिवार 19-22 नगर पालिकाओं के 2-2 बार चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, पंचायतों के चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व को जनता ने नकारा है। आज समाजवादी पार्टी में भी उनके नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके नाते से भारी दबाव में अखिलेश यादव है, और कभी रुचि वीरा और कभी एसटी हसन, तो कभी तमाम नाम आपने लिए हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं तय कर पा रहे को चुनाव लड़े न लड़े, मैदान छोड़कर सोनिया गांधी की तरह भाग चले, चाचा बदायूं से लड़ना नहीं चाहते, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो जो सामान्य कार्यकर्ता है वह कैसे चुनाव में जाए? क्योंकि जिस तरीके से 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश में बुनियादी समस्याओं को सुलझाया है। आज जो बुनियादी सुविधाएं मैसर नहीं थी, वो भी आज समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंची है। उसके नाते से जनता का भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। और समाजवादी पार्टी समेत जो गठबंधन है, पहले तो उनके गठबंधन के साथियों ने इनको छोड़ दिया, कोई इनके साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है कि अखिलेश यादव की लीडरशिप यानी हार निश्चित।
इसके नाते से तमाम प्रकार के सवाल सामने आ रहे हैं। मेरा सवाल है कि आखिर ये जो केवल 80 सीटों पे पार्टी है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। आज कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता है, उन्होंने भी तो छोड़ दिया, राज्यसभा से जाना स्वीकार किया। अभी अमेठी रायबरेली से नहीं तय कर पा रही है कांग्रेस किसको लड़ाना है। तो चूंकि सबको ये ध्यान में आ गया है कि उत्तर प्रदेश और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो विकास हुआ है, जिस तरीके से आज निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, नौजवानों को जिस प्रकार से रोजगार मिल रहा है, उसका सामना ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सरकारों के समय में, दंगों का उत्तर प्रदेश, अपराधियों का उत्तर प्रदेश, अधेरों का उत्तर प्रदेश, नौकरियों का कंगाल उत्तर प्रदेश, तो आज उससे आगे बढ़ गया है और जनता ने स्वीकार कर ठीक लिया है। मैं एक अवधेश जी की भी टिप्पणी ले लेता हूं। अवधेश जी, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था दीपक भाई से कि एक गाना मुझे 3 इडियट का याद आ गया था, उनको वो गाना पसंद नहीं आया, बोल देते गाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, ऐसा है कि टेलीविजन पर आपसे वो संघर्ष कर लेंगे, वाक युद्ध कर लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है इस समय, उनके अपने कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए और जनता के लिए, उसको कन्विंस कराना कठिन हो चुका है। 4 चुनाव जो पार्टी हार चुकी है, देश की एक समय सत्ता में रहने वाली लंबे समय तक पार्टी है, उसका कदम उसमें मैच्योरिटी दिखनी चाहिए थी। उसको मालूम था कि हमको योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों से मुकाबला करना है। इस समय उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक वातावरण है और वो पार्टी अभी तक एक कैंडिडेट तक नहीं कर पा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी की क्या दशा है। इस समय का सिचुएशन यह है कि अगर इस 5वें चुनाव में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो आप इसको टेप करके रखिए, उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक दल का उदय होना विपक्ष में निश्चित है, क्योंकि अब लोग छोड़ेंगे इनको। ऐसी पार्टी की इस प्रकार से एक्शन और टीवी पर आप लड़ रहे हैं, आपने कैंडिडेट कंफ्यूजन का डिक्शनरी में परिभाषा बदल देनी पड़ेगी। भाई, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है बुरी है उससे आप सवाल करिए, लेकिन समाजवादी पार्टी जो इतने लंबे समय से कह रही है कि 2019 का चुनाव लड़ाना है, वो अभी तक अगर सारे सीटों पर अपना कैंडिडेट पहले से नहीं तय कर पा रही है, तय करने से हटा रही है, तो इसका मैसेज यही जाता है पार्टी के अंदर कि हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। ये एक मैसेज है, इसका जवाब देना। देखिए, मेरी समाजवादी पार्टी के लोगों से भी बात हो रही है कि हमारी पार्टी कर क्या रही है। के प्रवक्ता अपने बड़े भाई मनीष शुक्ला जी से मैंने अवधेश भाई से 2 सवाल पूछे और ये घूम करके कहा। मैंने तो बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था कि हमारी बहन में बोलने लगे, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल एक पार्टी को टारगेट करके आप बोल रहे हैं। भाई, हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं, वो आपको लगता है। बिल्कुल कह रहे हैं मैं तूतू का डिबेट नहीं करता हूँ दीपक जी, मैं तूतू का डिबेट नहीं करता हूँ। मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, चुनाव परिणाम के बाद भी आप यहाँ रहिएगा और जो कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति की स्थिति होगी उस पर चर्चा कर लेंगे। इस समय मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस समय उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अंदर ये धारणा है कि हमारी पार्टी अभी तक भाजपा से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, समाजवादियों से भी मेरी बात हो रही है, तो आप इसको स्वीकार करें। अच्छा, एक चीज मैं जरा बीच में आ रहा हूं। 1-2 सवाल मेरे पास आ गए दीपक भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक तो आपने कहा कि मनीष भाई ने जवाब नहीं दिया, तो सुनिए आपने भी। अरे सुनिए सर, मनीष भाई ने, अरे सुनिए तो पहले, मनीष शुक्ला जी ने आपके हिसाब से सवालों का जवाब नहीं दिया, तो आपने भी मेरे हिसाब से सवालों का जवाब नहीं दिया। ये आपके पीछे, अरे सुनिए ना भाई, अरे रुकिए, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। राकेश भाई आप बता दो, मैंने आपके किस सवाल का? अरे सुनिए ना, नहीं सुनने की आदत हो गई है। अरे रुकिए, अरे ये आपके पीछे 4 तो फोटो लगी है, किसकी लगी है फोटो? आपको सुनने की आदत नहीं बचे हुए हैं। मैं जाऊंगा चंद्रमोहन जी के पास। अरे एक व्यक्तिगत सवाल आ गया दीपक जी, एक दर्शक का ये सवाल है। अरे रुकिए अवधेश जी, एक बड़ी दिलचस्प चीज है। महापुरुषों की फोटो पे भी आपको ऐतराज है क्या? नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ, साफ नहीं दिख रहा है सारी तस्वीर। अरे तो साफ करो ना, अपने कैमरामैन से कहो आपकी। नहीं, नीचे वाली तस्वीर दिख रही है, अखिलेश यादव की तस्वीर है, मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर है, ऊपर वाली तस्वीरें नहीं समझ में आ रही है, जरा बताइए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर है वो, और दूसरी ओर नेताजी की तस्वीर है। नहीं, दूसरी ओर जेपी जी के बगल में ऊपर जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर है, एक नेताजी की 2 तस्वीरें हैं उसमें, एक अखिलेश जी की, मेरी तस्वीर है। अच्छा, नहीं, ऊपर वाली तस्वीर साफ नहीं दिख रही थी,
कई दर्शकों का सवाल आ गया कि जरा पूछिए कि किसकी ऊपर वाली आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की है, राइट तरफ वाली, और इधर वाली नेताजी के, नीचे भी नेताजी के है, और एक में अखिलेश। नहीं, वो साफ नहीं दिख रही थी, इसलिए हमने पूछ लिया। ठीक है, ठीक है। अब वो आपके कैमरे का फॉल्ट है, मैं क्या कर दिया, हमारा मोबाइल खराब होगा। बहुत अच्छा किया, अखिलेश जी जयप्रकाश जी की तस्वीर नहीं लगाते हैं। मुलायम सिंह जी के घर भी हम लोग जानते थे, जेपी की तस्वीर नहीं, लोहिया जी की दिखती थी, बाकी दिखती थी। आपने बहुत अच्छा किया है। अब चंद्रमोहन जी, नहीं, देखिए अच्छा, आ रहा हूं, जरा चंद्रमोहन जी को बोल लेने दीजिए। जेपीएनआईसी जितना बड़ा नहीं, आप चंद्रमोहन जी बीच में टोका टाकी कर रहे थे, तो इनका जवाब दे दो। चंद्रमोहन जी क्या कर रहे थे भाई, वो तो चुपचाप बैठे हैं। चंद्रमोहन जी आपके पार्टनर है। अरे आपके पार्टनर है, देखिए यहीं पर एक ऐसी टोन आप लोगों की नहीं दिखाई दे रही है। अवधेश जी की मैं बात कर रहा हूँ, अवधेश जी बीच में कह रहे थे, तो मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। चलिए चंद्रमोहन जी इधर सर, एक मिनट, दीपक भाई एक मिनट। चंद्रमोहन जी, ये आप लोग रायबरेली में सोनिया गांधी नहीं, अमेठी में गांधी परिवार से कोई नहीं, ये तो चल ही रहा था अभी। इधर आपके पार्टनर में कंफ्यूजन, आप बुलाते हैं इफ्तार पार्टी में आते नहीं है, होली मिलन में बुलाते हैं आते नहीं है, क्या चल रहा अंदर खाने में? सीटें कौन जीत रहा है? 80 में 80 भाजपा जीत रही है, विपक्ष जीत रहा है, ये कौन कह रहा है? अरे मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि 80 से 80 सीट कौन जीत रहा है? तो लोग कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 80 में से 80 जीत रहा है, तो चर्चा किस पे होनी चाहिए? भाजपा पे होनी चाहिए कि 80 में से 80 सीटें वो कैसे जीत रही हैं। अगर 80 में से 80 चीजें जीत रही हैं, तो कंफ्यूजन के अंदर कंफ्यूजन किस बात का? एक समृद्ध और बड़ी पार्टी के नेता जिसका यश चलता हो हिंदुस्तान में, उसके पार्टी के नेता छोड़ के क्यों चले जाते हैं उसे? ऐसा क्या कारण है कि वो अपने जमीनी नेताओं को छोड़ देते हैं और दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ देते हैं? इस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप राकेश भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन चला गया? अरे भाई, अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से थोड़ी नहीं तय होगा कि मैं किस बात पर डिबेट करूं, क्या सवाल पूछूं, ये अजीब स्थिति है ना। तो मैं इस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूं कि भाई 80 के 80 कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, मैं तो ये भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि भाई ये कंफ्यूजन क्यों है। और आप, मुझे गर्व है कि आप हमारे अलायंस के नेता को बड़ा कह रहे हैं, मैं आपका बड़ा मानता हूं, मैं बड़ा मानता हूं अखिलेश जी को, उनको नहीं, मैं सब नेताओं को बड़ा मानता हूं। लोकतंत्र में सबका बराबर योगदान होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये क्यों ऐसा है, होली मिलन में नहीं आ रहे अखिलेश यादव, इफ्तार में नहीं आ रहे अखिलेश यादव, पहले यात्रा में भी आने वाले थे, अमेठी में नहीं पहुंचे, बाद में किसी तरीके से आगरा पहुंचे थे। आ रहे हैं, चलो आप बोल लो, फिर मैं बोल देता हूँ। नहीं, मैं तो बोल लिया, बोलिए। भाजपा का नेतृत्व परेशान है, क्योंकि गठबंधन के द्वारा चुने हुए जो नेता आ रहे हैं, यही कारण है कि उन्हीं नेताओं को तो वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। 80 में से 80 जीतना है, 400 का नारा देना है कि, लेकिन अपना जमीनी कैटर को नहीं खड़ा करना है। लेने कौन से, जिनको हम चोर कहते हैं, जिनको हम भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो पूछना तो प्रश्न देश की जनता ये चाहती है कि जिस नेतृत्व को हमने पिछले 10 साल से सरकार दी थी, जिस भाजपा को हमने सरकार दी थी, कि आज उसके पास कैंडिडेट भी नहीं है? क्या 10 साल में उसने काम नहीं करा जिसके भरोसे के ऊपर वो देश की जनता से वोट मांग ले? चंद्रमोहन जी, कम से कम ये सवाल तो आप वोट मांगना पड़ता है, उसको आज भी राहुल गांधी जी की वोट तो मांगना पड़ता है। तो कमजोर कौन हुआ? अरे तो वही गांधी परिवार यूपी छोड़ दिया भाई, आज भी ताकतवर ना रायबरेली ना अमेठी। सोनिया जी, चलिए मनीष जी आप जवाब दे लीजिए, फिर रायबरेली में भी कैंडिडेट देंगे, अमेठी में भी देंगे, 80 के 80 कैंडिडेट भाजपा के सामने विपक्ष के लड़ेंगे और मुंह की खानी पड़ेगी भाजपा को। अगर नहीं है तो शुक्ला जी मुझे बता दी, आप चिंतित तो व्यतीत क्यों हैं? आपके 80 कैंडिडेट होने के बाद अभी तो आपका जनपद हो जाना चाहिए था। आप तो भी दूसरों के घर के अंदर चोरी डाके डाल रहे हैं, आपके पास अपने कैंडिडेट है ही कहाँ? आतंकी अभी आपने उसके सहारे वायनाड से चुनाव लड़ने की क्या इतनी बड़ी पार्टी होने के, मेरे को एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए। मैं तो एक देश के नागरिक की तरह आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी पार्टी ने काम करा 10 साल में, मेरे देश के प्रधानमंत्री की छवि अच्छी है, मेरे देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व रखते हैं, तो उनके पास अपने कैंडिडेट लड़वाने के लिए क्यों नहीं है? वो क्यों उन पार्टियों के नेताओं को अपने अंदर शामिल करते हैं जिन्हें वो खुद भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिन्हें वो खुद परिवारवादी कहते हैं? अब तो खैर परिवारवाद पे भी उनका आंकड़ा बदल गया है। वो कह रहे हैं मैंने कभी परिवारवाद पे भी कोई प्रश्न खड़े ही नहीं करे। मैं तो कहता हूँ परिवार में से भी निकल सकता है नेता। तो आपका, चलिए ठीक है मनीष भाई, एक जवाब छोटा सा रिप्लाई इनको 30 सेकंड में। देखिए, सवाल तो ये बनता है कि सोनिया जी रायबरेली से क्यों पलायन कर गई? राहुल गांधी अमेठी से पलायन कर गए, जहां भाग कर गए वहां भी इनको पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से मदद लेनी पड़ रही है, पीएफआई से समर्थन लेना पड़ रहा है। इसी से समझ में आ रहा है कि अब कांग्रेस को देश की जनता पर भरोसा नहीं है, आतंकी संगठनों के भरोसे
वायनाड से भी मजबूरी में इनको उनसे समर्थन लेना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस की पूरी जमीन खिसक चुकी है। चूंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज गांव गरीब किसान खुशहाल हुआ है, आज नौकरियां बढ़ी हैं। मनीष भाई थोड़ा सा वक्त कम है, मैं आपको रोक रहा हूं। अवधेश जी, एक आपका विश्लेषण, ये जो इधर उधर उम्मीदवार मिल नहीं रहा है, कंफ्यूजन दिख रहा है, गांधी परिवार का कोई है नहीं। राकेश जी 30 सेकंड का जवाब। 1 मिनट रुकिए चंद्रमोहन जी, रुक जाइए। देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी ने तो मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में हमारा अब खड़ा होना कठिन है, ये बिल्कुल साफ है। हमको साउथ में मेहनत करनी चाहिए और साउथ से होने के बाद उत्तर प्रदेश में आए। चंद्रमोहन जी कुछ भी कहे, ये एक कांग्रेस के अंदर का भाव है कि हमको। दूसरा, समाजवादी पार्टी के अंदर स्थिति है कि पिछली बार हम बसपा के साथ लड़े थे, दोनों सशक्त थे, लेकिन भाजपा अपने गठबंधन के साथ करीब 52% वोट प्राप्त कर ली, सारे अकाउंट से ज्यादा प्राप्त कर ली है। इस बार उसने और पार्टनर जोड़े हैं, राम जन्मभूमि है और लॉ एंड ऑर्डर फिर इस बार बड़ी समस्या बन गई मुख्तार अंसारी के जाने के बाद से। तो इसलिए एक को भेजो, नहीं ये हार सकता है, दूसरा दो, नहीं ये हार सकता है, फिर पहले वाले को दो। तो ये जो संभ्रम की स्थिति पैदा होती है, इसी हालत से होती है कि अगर इस बार हमारे कुछ नहीं जीते तो हमारी पार्टी का खात्मा। दीपक भाई, समय नहीं है, बस एक हाँ या ना में बता दीजिएगा अगर जानकारी हो, नहीं हो तो कह दीजिएगा जानकारी है नहीं। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अब देखिए, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको निर्णय लेना है कि उनको लड़ना है कि नहीं लड़ना। वायनाड के ये बताते, मनीष भाई बैठे हैं वहां से, कैसरगंज से कौन लड़ रहा है चुनाव? अरे मैंने एक सिंपल सी बात पूछी थी, आप चले जाते हैं बीजेपी पर। वायनाड का जिक्र ये कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है। आने वाले समय में बहुत सारे सवालों का जवाब आप लोग भले ना दें, लेकिन समय दे देगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के।